अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो सेशन में हम अपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। इससे पहले हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तफसील से पढ़ा है। अपनी एक और वीडियो में आप इनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो सेशन में हम जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस। याद रखो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा आयंस होंगे। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होंगे और आयंस की कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। हमेशा आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से नहीं बनता, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा आयंस से बनते हैं। याद रखो आयनिक कंपाउंड्स are always formed by ions। आयनिक कंपाउंड हमेशा आयन से बने होंगे। इस बात को हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ही एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। याद रखो स्टूडेंट्स, जब हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको गैस स्टेट में लेंगे, दूसरा हम आइसोलेटेड एटम लेंगे और तीसरा हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल एटम लेंगे, आइसोलेटेड एटम लेंगे और गैस की सूरत में लेंगे। तो ये हमारे पास फर्ज करें हमारे पास ये एटम है, तो इसके लिए पहली शर्त होगी कि ये हमारे पास गैस फेज में होगा। कौन सा फेज में होगा, गैस फेज में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये आइसोलेटेड एटम होगा। क्या होगा, आइसोलेटेड एटम। और तीसरी इसके लिए शर्त ये है कि ये न्यूट्रल एटम होगा। ये न्यूट्रल एटम होगा। ये हमारे पास शर्त है, तब हम इसको एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी देंगे, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये इसकी डिफिनीशन है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, मेटल है और सोडियम इसका नाम है। तो हम इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम इस पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास अकेला एटम है, आइसोलेटेड है, दूसरा ये गैस हालत में है और तीसरा ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इन पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें बराबर होते हैं। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को की इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है और एक एटम क्या है, फिर न्यूट्रल बनता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल है। दूसरी इसकी सिचुएशन ये है कि ये आइसोलेटेड, तो ये अकेला एटम है और गैस फेज में होगा। गैस फेज में हम इसको इसलिए लेते हैं कि गैस में हमेशा पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल पार अपार्ट होते हैं। इन गैस फेज द पार्टिकल आर पार अपार्ट फ्रॉम one another and they have no force of attraction, no intermolecular force of attraction. That's why we take in gas atom. तो क्या करेगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो हम जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा, इनसे एक इलेक्ट्रॉन को हम रिप्लेस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम आयन बनेगा और हम इसको केटाइन कहते हैं। याद रखो केटाइन भी हमारे पास कौन सी फेज में होगा, ये भी हमारे पास गैस फेज में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन बना। अब दूसरी सिचुएशन, दूसरे केस पे हम जाते हैं। हमारे पास जो केस नंबर 2 है,
केस 2। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोरीन है और क्लोरीन में हम जानते हैं कि कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वैलेंस शेल में। तो क्या होगा, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, गेन करेगा, और रिजल्ट में हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, जब इसकी वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब हम इसकी वैलेंस शेल में ऐड करते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस दौरान ये आयन बनेगी, तो हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास केटाइन है और ये हमारे पास क्या है, एनाइन है। और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास क्या बनाएगा, एक स्टेबल सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाएगा। और ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड हमेशा आयन से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये बात प्रूव हुई कि केटाइन था और एनाइन था, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कंबाइन हो गई, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बना, एक स्टेबल सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, और वो है सॉल्युबिलिटी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। याद रखो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, solubility of ionic compounds in water। याद रखो स्टूडेंट्स, हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों सॉल्युबल होता है। याद रखो हमारे पास ये क्या करेगा, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है वाटर की कि it weakens the pores of attraction between the ions of ionic compounds। याद रखो स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर में की ये खासियत है, ये प्रॉपर्टीज है कि it weakens the force of attraction between the ions of ionic compounds। और इस फोर्स, ये जो दो आयंस के बीच में है, मैंने आपको पहले बताया कि कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीकन करता है। So the property of water to which they weaken the force of attraction, which force, electrostatic force of attraction between the ions of ionic compounds। ये हमेशा जो आयनिक कंपाउंड्स की बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक करता है, फिर आयन एक दूसरे से सेपरेट होंगी। और वाटर की इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। इसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि जब ये वाटर की ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है, इनको ब्रेक करता है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। फिर क्या होगा, हमारे पास आयन एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हम एक ग्लास बॉटल लेते हैं, ये हमारे पास एक ग्लास है और इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है, इसमें हमारे पास वाटर है।
तो क्या होगा, जब हम इसको सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हम चाहते हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर हम चाहते हैं कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ओवरकम करेगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगी, रिजल्ट में हमारे पास सोडियम प्लस और इस तरह क्लोरीन माइनस एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और फिर क्या होगा, हमारे पास ये जो सोडियम है ये वाटर की नेगेटिव के साथ अटैच होगा और ये जो क्लोराइड आयन है ये वाटर की पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और आयन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। याद रखो, ये जो हमारे पास जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, these are insoluble, these are insoluble in organic solvent, in organic solvent। याद रखो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वन इज द सेम थिंग। ये हमारे पास नामियाती ऑर्गेनिक का मतलब है नामियाती, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन, बेंजीन में इनसॉल्युबल है, बेंजीन में ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड बेंजीन में इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरह हमारे पास अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल, इसमें भी इनसॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इसी तरह ईथर्स, ईथर्स इसमें भी हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल है। और हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो अब हम इसी तरह हमारे पास केरोसिन ऑयल, केरोसिन, हमारे पास केरोसिन ऑयल, इसमें भी क्या है, केरोसिन ऑयल में भी ये इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर पोलर होता है। और इसी तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक हो। और इसी तरह हमारे पास ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये बेंजीन, अल्कोहल, ईथर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड केरोसिन ऑयल्स, इसमें आयनिक कंपाउंड्स क्या है, आयनिक कंपाउंड्स इसमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम चाहते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज की जाए। हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी वो है मेल्टिंग पॉइंट। दे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स have high melting point and boiling point। हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास क्या है, निगेटिव है। हम जानते हैं कि जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज होते हैं, ये जब एक दूसरे की बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। तो ये जब एक क्लोज होते हैं तो हम जानते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब एंगस्ट्रॉम में होता है, मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो क्या होगा, अब हमारे पास इनके दरमियान जब ये दोनों आयंस
एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं तो इनके दरमियान फासिला कम होगा। फासिला क्यों कम होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनके दरमियान फासला बहुत कम होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में अगर आयंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और इसके लिए हम बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी देंगे, तब ये एवापोरेट होगा, तब ये क्या होगा, इसकी बॉइलिंग होगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी की जरूरत है, इसको एवापोरेट करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, थर्मल एनर्जी की जरूरत होगी। थर्मल एनर्जी इज required to break down to break the force of attraction, and then the ions are separated to each other। इसके लिए हम ज्यादा थर्मल एनर्जी की जरूरत होगी या हीट की जरूरत होगी। तो इसको जब हम मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं तो इसकी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और या इसकी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आयंस बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो अब इसके लिए इसको मेल्ट करने के लिए या इसको एवापोरेट करने के लिए बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी की जरूरत होगी या हीट की जरूरत होगी। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। अब हम चौथे प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो 4 नंबर प्रॉपर्टीज है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रखो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, नंबर फर्स्ट ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट। ये जब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या आयनिक कंपाउंड्स, हम लिखते हैं पहले आयनिक कंपाउंड्स। when ionic compounds are in solid state, ये जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये क्या है, ये बेड कंडक्टर है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड हालत में होता है तो ये बेड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्री आयंस मौजूद नहीं होते और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी या प्री आयंस की जरूरत होगी। आपको मालूम है कि जब आप साइंस पढ़ रहे थे अपनी की पिछली क्लासों में 7, 6, 8 क्लास में, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, करंट को पैदा करने के लिए किससे, प्री इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की बहाव को क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो इसके लिए या तो इसके लिए या इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे प्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरी सिचुएशन या प्री आयंस रिक्वायर होंगे। अगर प्री आयंस जब मौजूद नहीं होते स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो फिर ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आयन बिल्कुल स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, अपनी पोजीशन पर स्ट्रांगली अलॉटेड होते हैं। तो फिर क्या करेगा, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और जब दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है, जब ये एक्वस सोल्यूशन में होता है, एक्वस सोल्यूशन, जब ये एक्वस सोल्यूशन में होता है तो क्या होता है, याद रखो कि एक्वस सोल्यूशन क्या करता है, हमने आपको पहले बताया कि वाटर की एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है, ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है, ये इनकी दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको ओवरकम करते हैं, इनको ब्रेकअप करते हैं। फिर आयन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुदा होंगी, सेपरेट होंगी। इस सूरत में हम फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये है कि इन एक्वस सॉल्यूशन ionic compounds conduct electricity because pre-ions are present, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास प्री आयंस होते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या प्री आयंस हमारे पास नहीं होते, यहाँ पर प्री आयंस आर एब्सेंट। सॉलिड स्टेट में हमारे पास प्री आयंस एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि आयंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाउंड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, और यहाँ पर हमारे पास फ्री आयंस नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस 2 here the compounds can conduct electricity because in this situation free ions are present, क्योंकि वाटर की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, आयन एक दूसरे से जुदा होते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास फ्री आयंस मौजूद होते हैं, फिर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस फॉर्म में। और तीसरी हमारे पास होता है मोल्टन स्टेट में, मोल्टन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिल्कुल कंडक्ट करता है। क्यों, जब हम हाई थर्मल एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स को दे या ज्यादा हीट दे, तो इस सिचुएशन में भी आयंस क्या करेगा, एक दूसरे के साथ सेपरेट होगा, एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका खात्मा होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, ये ओवरकम होगा। किसकी वजह से, ज्यादा थर्मल एनर्जी जब हम इनको दे दे या हीट दे दे, फिर इस सूरत में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या जब हमारे पास सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो क्या इसमें आयंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इन तमाम में आयंस होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में इसके अंदर आयंस होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट है। और इन दो सिचुएशन में, एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में भी प्री आयन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये कहानी थी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड्स, एक बात याद रखो कि आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके लिए हम एनर्जी की ज़रूरत होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी की भी ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।